इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 16 निबंध लोभ और प्रीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा यह निबंध रचित है। निबंध लोभ और प्रीति पर विचार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भाव और मनोविकार लोभ और प्रीति निबंध का वैचारिक पक्ष, इस निबंध का प्रतिपाद्य उद्देश्य, इस निबंध पर जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसका प्रभाव और संरचना शिल्प इत्यादि सभी विषय आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सब पर चर्चा करेंगे। लोभ और प्रीति ऐसे भाव हैं जिनका संबंध मनुष्य के जीवन व्यवहार से बहुत गहरा है। इन भावों का वास्तविक अर्थ क्या है? मानव जीवन में और भिन्न भिन्न व्यवहार क्षेत्रों में इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? इन सब बातों पर इस निबंध में शुक्ल जी ने गहन विचार किया है। लोभ और प्रीति निबंध इस बात का प्रमाण है कि विषय वस्तु और भाषा शैली दोनों दृष्टियों से हिंदी निबंध जो है वह प्रौढ़ रूप ले चुका है। शुक्ल जी ने निबंधों की भाषा का ही संस्कार नहीं किया, उन्होंने उसकी शैली में भी नए नए प्रयोग किए। शुक्ल जी ने निबंधों के लिए ज़्यादा गंभीर विषयों को चुना जिनमें उनकी विद्वता का स्पष्ट प्रमाण जो है वो मिलता है। भाव और मनोविकार पर लिखे गए निबंध शुद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो इनका प्रतिपादन विशुद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शास्त्र के आधार पर न होकर लोक व्यवहार के आधार पर किया गया है, तथा दूसरे ये निबंध काव्य शास्त्रीय सीमा के भीतर आते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन निबंधों में अधिकांश उदाहरण साहित्यिक ग्रंथों से दिए गए हैं और इनका विवेचन सामान्य लोक के लिए किया गया है। इन निबंधों में शुक्ल जी की दृष्टि प्रधान रूप से काव्यगत एवं जीवनगत स्थितियों को रेखांकित करने पर रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों पर विचारों का बाहुल्य है। शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार को केंद्र में रखकर 10 निबंध लिखे हैं। इन निबंधों के शीर्षक हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। ये समस्त निबंध जो हैं चिंतामणि प्रथम भाग में संग्रहित हैं और इन निबंधों में ही दर्ज निबंध लोभ और प्रीति में आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये निबंध न तो नितांत बौद्धिक हैं और न नितांत भावात्मक। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। इस कथन से यह तो स्पष्ट होता है कि इन संबंधों में मूलतः बुद्धि तत्व की प्रबलता है। इसी कारण शुक्ल जी की एक विशेष आलोचनात्मक प्रविधि इन निबंधों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह प्रविधि है भाव या मनो के विकारों के संबंध में विचार विमर्श करना, उनकी परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, दो मिलते जुलते मनि विकारों में सूक्ष्म भेद बताना।
उनके नैतिक और व्यवहारिक पक्षों का विश्लेषण करना, उनके विषय और लक्ष्य को स्पष्ट करना, उनका संबंध बुद्धि और चेतना की विकसित और अविकसित अवस्था से जोड़ना, उनके मनोविज्ञान को स्पष्ट करना, उनके काव्यगत और लोकगत स्वरूप की मीमांसा करना, उनके आलंबन तब पर व्यापक विचार विमर्श करना तथा शील और सात्विकता के स्थापन में उनकी भूमिका पर विचार करना। भाव और मनोविकारों पर ऐसा निर्णय देना जो सर्वमान्य हो संभव नहीं है। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रमुखता तो है ही, पर शुक्ल जी का कथन है कि इनमें हृदय तत्व भी जो है वह भी जुड़ा हुआ है। शुक्ल जी के इन निबंधों में हृदयगत अनुभूतियों की दृष्टि से भी विचार किया गया है। शुक्ल जी की सहृदयता का विनियोग भाव तथा मनोविकार संबंधी निबंधों को सहजता और मानवीय संबंधों के संदर्भ में सार्थकता प्रदान करने वाला है। मनोभावों का संबंध विषय बोध से है। संसार के अनेकानेक विषय हमारे मन को आकर्षित करते हैं। जो रूप, गति या स्थिति हमें आकर्षित करने में समर्थ होती है, उससे हृदय संदिग्ध हो जाता है, मन रमने लगता है। इस स्थिति में शुक्ल जी का आचार्य तब एक सहृदय भावुक का स्वरूप धारण कर लेता है और उनकी शैली में एक आवेग झिलमिलाने लगता है। लोभ और प्रीति निबंध का एक उदाहरण इस संदर्भ में दृष्टव्य है। यह प्रसंग सीता और राम के मर्यादित प्रेम से संबद्ध है। यथा उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भराने वाला नहीं। उसके प्रभाव से वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई। सारे कटीले पथ प्रसूनमय हो गए हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधों के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध, निविड़ और निर्जन काननों में निशंक विचर रही है। खर और दूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है। शुक्ल जी के इन निबंधों में हृदयगत अनुभूतियों की दृष्टि से भी विचार किया गया है। शुक्ल जी की सहृदयता का जो विनियोग भाव तथा मनोविकार संबंधी निबंधों को सहजता और मानवीय संबंधों से जोड़कर रखा गया है। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने विचारों की श्रृंखला प्रलक्षित होती है। इस निबंध के प्रारंभ में वे लोभ की परीक्षा देकर उसे स्पष्ट करते हैं। कैसे? यथा किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। इस परिभाषा में मुख्य रूप से 4 बिंदु हमारे सामने आते हैं। लोभ का संबंध किसी वस्तु से है जो सुख या आनंद देने वाली हो। दूसरा, लोभ एक मनस्थिति है। और तीसरा, यह स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु के अभाव की भावना से जुड़ी हुई है। और अंतिम, इस अभाव की भावना से उस वस्तु की प्राप्ति, अपने निकट रखने की या उसकी रक्षा करने की प्रबल इच्छा जगती है। इस प्रबल इच्छा का जो जगना है वही लोभ है। लोभ का एक रूप अच्छा लगना है और अच्छा लगना मात्र लोभ नहीं है। वस्तुतः लोभ की सीमा जब आगे बढ़कर जो वस्तु अच्छी लगती है उसे प्राप्त करने, दूर ना करने, नष्ट ना होने देने की प्रबल इच्छा होगी, तभी उसे लोभ कहा जाएगा। शुक्ल जी एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट भी करते हैं। निबंध के वैचारिक पक्ष का विस्तृत विवेचन पढ़ने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आचार्य शुक्ल इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं।
लोभ और प्रीति भावों की मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परक व्याख्या करना इसका उद्देश्य है। इसे समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य नहीं है। लोभ और प्रीति भावों पर विचार करते हुए अन्य बातों पर भी अपना मत जो है वो व्यक्त करते हैं। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध अवान्तर बातों को स्पष्ट करने के लिए ही लिखा गया है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी जीवन दृष्टि और विश्व दृष्टि भी व्यक्त होती है। लोभ और प्रीति की बात करते हुए वे देश प्रेम पर भी विस्तार से विचार करते हैं। देश प्रेम पर यह विचार हमें इस बात को स्पष्ट करने से नहीं रोकता कि निबंध में यह विषय अनायास ही नहीं आ गया है, वरन लेखक स्वदेश्य इसकी चर्चा कर रहा है। इस प्रकार प्रीति की व्याख्या करते हुए वे प्रेम के विभिन्न स्वरूपों और स्तरों की व्याख्या करते हैं। भक्ति काव्य का उदाहरण देकर वे उस प्रेम की श्रेष्ठता बताते हैं जो लोकोन्मुख है। स्वयं शुक्ल जी के शब्दों में उस एकांतिक प्रेम की उपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उसी प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की निरस्ता को हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। जीवन के प्रति अनुराग, कर्म पर बल और स्वदेश के प्रति प्रेम, इन बातों को यदि एक साथ मिलाकर देखें तो हमें निबंध के उद्देश्य को समझने में कठिनाई नहीं होगी। लोभ और प्रीति के मनोभावों द्वारा वे जीवन और जगत के प्रति एक सकारात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जो इन मनोभावों को असंयमित ना होने दे और जो लोगों को कर्म की ओर प्रेरित करे। मनोभावों की जीवन में अहम भूमिका होती है, लेकिन उनमें संतुलन होना भी आवश्यक है, जरूरी है। इस निबंध में शुक्ल जी इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्रायः वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती हैं या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में सभी मनोविकारों की जीवन में थोड़ी बहुत सकारात्मक भूमिका जरूर होती है। प्रीति को तो आमतौर पर सकारात्मक माना ही जाता है, लेकिन लोभ भी जीवन में अच्छी भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, लोभ का सकारात्मक पक्ष ही उसे प्रेम के स्वरूप में परिणत करता है। शुक्ल जी का यह मानना है कि जीवन और जगत के प्रति हमारे मन में किसी तरह का आकर्षण नहीं होगा तो हम में स्वदेश के प्रति भी प्रेम जागृत नहीं होगा। प्रकृति के प्रति प्रेम, स्थान के प्रति प्रेम, वस्तुओं के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम न होने पर ही इंसान में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसी प्रक्रिया में प्रेम मनुष्य को सक्रिय बनाता है, उसे कर्मशील बनाता है। यहाँ कर्म पर शुक्ल जी का इतना बल देना इसलिए है क्योंकि उस युग में भारत जो था वो पराधीन था। देश की प्रधानता से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब लोगों में न सिर्फ स्वदेश के प्रति प्रेम हो, अपितु वह प्रेम उन्हें सक्रिय भी करे। यह सक्रियता पराधीनता के विरुद्ध जन संघर्ष में भागीदारी के रूप में ही सामने आ सकती है। इसी संदर्भ में शुक्ल जी उस लोभ की चर्चा भी करते हैं जिसके पनपने को वे उपयुक्त नहीं मानते। हमारा तात्पर्य है धन के प्रति लोभ, जिसे वे अन्य स्थान पर व्यापारी प्रवृत्ति के बढ़ने के रूप में रेखांकित करते हैं। धन के प्रति लोभ को वे
न तो व्यक्ति के लिए और न समाज के लिए हितकर मानते हैं। इसी बात को वे इस रूप में भी कहते हैं कि क्षात्र धर्म का हास देश और समाज के लिए अनिष्टकारी है। इस प्रकार शुक्ल जी लोभ और प्रीति निबंध के माध्यम से निबंध विधा में अपनी रचनात्मक कौशलता का ही परिचय नहीं देते, अपितु औपनिवेशिक पराधीनता के तत्कालीन दौर में लोगों के मन में स्वदेश प्रेम की भावना भरते हैं और इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो हैं वह विचार प्रधान हैं, लेकिन उनमें उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमें कदम कदम पर दिखाई देता है। शुक्ल जी सिर्फ साहित्य में रुचि रखने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि वह समाज, देश और संपूर्ण मानव जाति की गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। यही कारण है कि अपने निबंधों में इस पहलू को व्यक्त करने का जब भी उन्हें अवसर मिलता है तो उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। लोभ पर विचार करते हुए वे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता पर टिप्पणी करते हैं, तो प्रीति पर विचार करते हुए देश प्रेम पर। लोभ और प्रीति पर विचार आरंभ करने से पहले शुक्ल जी के निबंधों, विशेषतः भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों के बारे में भी बताया गया है। ये शुक्ल जी के मनोविज्ञान की दृष्टि से ही नहीं लिखे गए, अपितु लोक व्यवहार में इनका जो स्वरूप बनता है उस पर विचार किया गया है। लोक व्यवहार पर बल होने के कारण निबंध शास्त्रीय गंभीरता से शुष्क नहीं हुए। लोभ और प्रीति पर भी यह बात लागू होती है। लोभ और प्रीति में इन दोनों मनोभावों का विभिन्न उदाहरण और दृष्टांतों द्वारा विस्तृत विश्लेषण किया गया है। ये आरंभ में लोभ और प्रीति को सूत्र रूप में परिभाषित करते हैं, बाद में उनकी व्याख्या करते हैं। लोभ पर विचार करते हुए समाज में उसके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं। वे धन के प्रति लोभ के कुप्रभावों का विवेचन करते हैं। प्रेम के एकांतिक रूप की बजाय लोकोन्मुखी प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। लोभ और प्रीति पर विचार करते हुए वह स्वदेश प्रेम पर भी विस्तार से विचार करते हैं और बताते हैं कि स्वदेश प्रेम का महत्व क्यों है। इस निबंध को हम वैचारिक निबंध भी कह सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य लोभ और प्रीति की वैचारिक व्याख्या करना ही नहीं है। इसके माध्यम से वे लोगों में जीवन और जगत के प्रति अनुराग की भावना पैदा करते हैं। कर्म सौंदर्य की श्रेष्ठता उजागर करते हुए जीवन में कर्म के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। स्वदेश प्रेम पर विस्तार से विचार करते हुए औपनिवेशिक पराधीनता से संघर्ष करने की अप्रत्यक्ष प्रेरणा भी देते हैं। शुक्ल जी के निबंध वैचारिक होते हुए भी उन पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखाई देती है। उनकी विद्वता, विवेकशीलता, जिंदा दिली, व्यंग की गहरी क्षमता, प्रकृति और देश के प्रति गहरा लगाव और जीवन जगत के प्रति सकारात्मक सोच उनके लेखकीय व्यक्तित्व की खास विशेषता है, जिनका प्रभाव हम लोभ और प्रीति निबंध पर भी देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंधों को उत्कर्षता के शिखर पर पहुंचाया है। उनके निबंध विचार प्रधान हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, उनमें उनकी हृदयगत भावनाओं का समावेश है। वे निबंध लेखन में समास और व्यास शैली दोनों का प्रयोग करते हैं। उनकी लेखन पद्धति स्पष्ट, विवेचनपूर्ण और बोधगम्य है। भाषा उनकी परिनिष्ठित, सहज और समझ में आने वाली है, जिसे रचनात्मक रूप देने के लिए वे व्यंग, मुहावरों, लोकोक्तियों और साहित्य के अन्य उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इन निबंधों पर हमने चर्चा की है। विशेषकर उनका जो निबंध है लोभ और प्रीति, उस पर हमने बातचीत की है।
मैं समझता हूँ कि आपको ये जो निबंध हैं ये तभी समझ आ सकते हैं जब आप इन निबंधों का मूल अध्ययन करो। क्योंकि बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोभ को अगर मैं साधारण अर्थों में आपके सामने व्यक्त करूं तो लोभ का अर्थ है लालच। और लालच हमें किस चीज़ का होता है? किसी को भोजन में मीठा खाना बहुत पसंद है तो उसे ये कहा जाता है कि इसे मीठे का लालच है। किसी को पैसा एकत्र करना बहुत अच्छा लगता है तो ये कहा जाता है कि इसे ये लालची है, ये पैसा इकट्ठा करता है, जोड़ता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो लोभ से क्या अर्थ लेते हैं? वो कहते हैं कि व्यक्ति को लोभी होना चाहिए, लेकिन किस चीज़ का लोभी? उसे स्वदेश प्रेमी होना चाहिए। उसे उसके अंदर, उसके भीतर लोभ होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं, अपने देश के लिए, अपने समाज के हित के लिए कार्य करूं, मानव कल्याण के लिए कार्य करूं। और उसके भीतर इस बात का एक लोभ होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। और प्रीति का अर्थ है प्रेम। और प्रेम भी क्या है, किससे होना चाहिए? अपने देश से, अपने समाज से, मानव से। किसी का कोई दुश्मन वैर विरोध नहीं है किसी से। हम केवल अपने लोभ के अंधवश हो, अपने लालच के अंधवश हो, घृणित कार्य करते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें इसी बात से अवगत कराते हैं। वो हमें इसी बात की चेतावनी देते हैं कि हमने अगर लोभ करना है, अगर हमने प्रीति करनी है तो अच्छे काम की जाए, बुरे काम से निजात पाई जाए, बुरे काम को छोड़ दिया जाए। लोभ करो लेकिन इस बात का लोभ करो, प्रीति करो लेकिन इस बात की करो कि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समाज के लोगों के प्रति एक निष्ठ हैं, हम एकता रखते हैं। तो ये थे बेटे हमारी आज की वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति पर चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने मैसेजेस, अपने ईमेल्स के ज़रिए या इस वीडियो लेक्चर में कमेंट के ज़रिए आप अपना जो प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।